स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्या कर रहे थे, बजट कंट्रोल किसे कहते हैं। बहुत सारी स्लाइड से हम यही कर रहे हैं, मतलब कि बहुत सारी वीडियो से यही कर रहे हैं, बजट कंट्रोल किसे कहते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि विदाउट बजट कंट्रोल के डिवाइसेस को यूज़ करते हुए हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आपको इसका आइडिया पहले से ही है, क्योंकि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट पढ़ लिया हुआ है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या होता है, कॉस्ट को मेजर करना और कॉस्ट को कंट्रोल करना। तो हम नॉन बजट के डिवाइस विदाउट सपोर्ट, नॉन बजट कंट्रोल डिवाइस के विदाउट सपोर्ट हम क्या करेंगे, बजटी कंट्रोल सिस्टम, कुछ ऐसे सिस्टम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो हम ये टॉपिक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कंट्रोल थ्रू कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नॉन बजटी कंट्रोल डिवाइस, नॉन बजटी कंट्रोल डिवाइस मतलब ये बजट के कंट्रोल डिवाइस नहीं है, जो हमें पीछे डिस्कस कर लिए। सपोर्ट द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द बजट कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। आपको पता है कॉस्टिंग इज कंसर्न विद कॉस्ट डिटर्मिनेशन। कॉस्ट का क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, कॉस्ट डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। इंडिकेट्स बट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस, कि प्रोसेस की क्या कॉस्ट आती है, प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आती है, एग्जिस्टिंग कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम यही करते हैं ना। कंट्रोल थ्रू कॉस्टिंग इन्वॉल्व द कंट्रोल ओवर कॉस्ट इन द लाइट ऑफ सर्टेन प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। हम भी ये भी किया था हमने उस समय कि हम पहले प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, फिर एक्चुअल में जो कॉस्ट होती है उसके साथ कंपेयर करते हैं, फिर डेविएशन को निकालते हैं। जो हम प्री डिटरमाइंड कॉस्ट करते हैं, प्री मतलब पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये कॉस्ट ये होगी, ठीक है, और ना प्रोडक्ट की ये कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है, या किसी चीज़ की ये कॉस्ट होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट या प्री डिटरमाइंड ऑपरेशन कॉस्ट कंप्यूटेड टू रिफ्लेक्ट क्वांटिटीज़, जैसे क्वांटिटीज़ के बारे में, प्राइस एंड लेवल ऑफ द ऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं कंट्रोल थ्रू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व द फ्लोइंग स्टेप्स। आप सभी को पता ही है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करेंगे, द स्टैंडर्ड आर फिक्स्ड फॉर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट। जो कॉस्ट के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं ना, जैसे कि मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस हो गए, ओवरहेड्स हो गए ना, डिफरेंट कंपोनेंट हो गया, तो उनका हम डिटेल में स्टडी करके उन सभी के स्टैंडर्ड निर्धारित कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि इतना मतलब कि ये कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इतनी ही आएगी सेपरेटली, है ना। इन ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं पहले, प्री मतलब एक्चुअल में हुई नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर, जैसे भी कह लो आप, स्टैंडर्ड के बेस पर हम डिसाइड कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, डिटरमिंग द एक्चुअल कॉस्ट टू मेक ए कंपैरेटिव स्टडी इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम एक्चुअल जो हो जाता है ना, एक्चुअल में जो कॉस्ट, मटेरियल का खर्चा कितना हुआ, लेबर पर खर्चा कितना हुआ, है ना, एक्चुअल में हम क्या करते हैं, वो डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ, ठीक है। ए कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज मेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वेरिएशन बिटवीन टू इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कर ली, जैसे हम बजट में करते हैं ना, ऐसे ही हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी कंपेयर करते हैं। इफ़ द वेरिएशन इज बियॉन्ड द स्पेसिफिक लिमिट, यदि वेरिएशन क्या आती है, उससे स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा आ जाती है, एन अटेम्प्ट इज मेड टू लोकेट द रीजन फॉर सच ए वेरिएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम वो रीजन ढूंढते हैं जिससे वो वेरिएशन क्या हो जाए, जिसके कारण वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्ट में जो क्या आई है वेरिएशन, उन रीजनों को ढूंढते हैं, ठीक है। इन द लाइट ऑफ द रीजन आइडेंटिफाइड फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन इज प्लान सो दैट इन फ्यूचर देयर इज नो सच वेरिएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम उन रीजनों को ढूंढते हैं, उसके मतलब कि जिन रीजनों के कारण वो वेरिएशन आई है, ठीक है, उनको ठीक करने के उसके लिए हम क्या लेते हैं, एक्शन ले लेते हैं, तो जिसके कारण फ्यूचर में जब हम स्टैंडर्ड निर्धारित करेंगे, फिर एक्चुअल में होगी तो वो उसके नज़दीक होगी, फिर वहाँ पर इतनी वेरिएशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये था कॉस्ट थ्रू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, है ना। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी हमने करने हैं, ये हम कर चुके हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू भी हम, ब्रेक इवन एनालिसिस किससे कंसर्न था, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, है ना। इसमें भी हम इसमें क्या मेन बात होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस, लेवल ऑफ द आउटपुट, सेल मिक्स, है ना। तो ये इसमें ये कंसिडर, इसमें कॉस्ट को 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं, वैसे ना मेनली 2, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हमने पूरा कर चुके हैं। फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं, आप सभी को पता है, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, हम चाहे जितनी मर्जी आउटपुट करें, 1 यूनिट करें, 1000 यूनिट करें, लाख यूनिट करें, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट करती है, फिक्स रहती है। इसको मैंने डिटेल में नहीं करूँगी क्योंकि हमने पहले ही बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती रहती है, पर यूनिट में क्या रहती है, फिक्स रहती है ना। और टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट। द ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जिस पर हमें ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होती है। कंपनी की जितने भी रेवेन्यू होती है वो टोटल कॉस्ट होती है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप सभी को पता है कि टोटल ब्रेक इवन एनालिसिस हम 2 ढंग से करते हैं, एक मतलब कि इक्वेशन के थ्रू करते हैं, दूसरा हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं। हम इसको बहुत डिटेल में पहले कर चुके हैं, तो आप सभी
को पता ही है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ब्रेक इन टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। हाँ, आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट किसे कहते हैं ना। ये हम बहुत डिटेल में, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में ये डिस्कस नहीं करूँगी, पर आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें आपने एक कॉपी पर डाल लेना तो देख लेना, ठीक है। इसमें मैंने एग्जांपल भी एक टाइप कर दी हुई है, ठीक है। दूसरा है ग्राफिक ब्रेक इवन पॉइंट, इसको भी हम डिटेल में कर चुके हैं, आपको सभी को पता है। हम एक्सिस पर क्या लेते हैं, सेल की वॉल्यूम ले लेते हैं, और बाई एक्सिस पर क्या लेते हैं, फिक्स कॉस्ट लेते हैं, वेरिएबल टोटल कॉस्ट भी लेते हैं, और सेल वॉल्यूम भी लेते हैं, ठीक है। सेल वॉल्यूम तो नीचे ले लिए ना, तो हम रेवेन्यू लेते हैं, ठीक है। उसका फिर हम देखते हैं जहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू आपस में क्रॉस करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। इसको भी हम डिटेल में कर चुके हैं हमें पहले ही ना, तो मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। जैसे कि आप सभी को पता है ये हमारी टोटल कॉस्ट है ना। टोटल कॉस्ट बेस तो हमने वहाँ से दिखाया था कि टोटल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होती है। फिर भी इसको थोड़ा आपने ध्यान रखना, ये है टोटल कॉस्ट, ये है सेल है ना। तो ये अब जहाँ पर ये आप क्रॉस की, वहाँ पर क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कंपनी को क्या होता रहता है, लॉस होता है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितनी भी ऑर्डर होती है उससे कंपनी को क्या होने लगता है, प्रॉफिट होता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है प्रॉफिट का, है ना। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला ये है, आप सभी को बताया, आपकी रिवीजन होगी, ठीक है। तो ये इससे के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल डाटा के थ्रू भी बिजनेस के बहुत सारे ऑपरेशन को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक आपने बीकॉम फर्स्ट डे में पढ़ी हुई है, जैसे हम बहुत सारी चीज़ों का एवरेज निकाल लें, परसेंटेज निकाल लें, रेशो निकाल लें, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना। तो रेशो का कंपेयर कर लें दूसरे इस महीने का पिछले महीने के साथ, अपनी रेशो का दूसरी कंपनी के साथ, ऐसे भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि स्टैटिस्टिकल डाटा, जैसे ये सारे स्टैटिस्टिकल डाटा या एवरेज, परसेंटेज, रेशो ना, ये हमें कंट्रोल कहाँ करती है, प्रोडक्शन प्लानिंग है एंड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। ऑडिट, इंटरनल ऑडिट आप सभी को पता है क्या होता है। एक तो ना एक्सटर्नल ऑडिट, जिसमें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाते हैं और कंपनी के सारे अकाउंट की क्या कराते हैं, ऑडिटिंग कराते हैं। कंपनी के लिए कंपल्शन होता है कि वो ऑडिटिंग कराए, लेकिन जैसे सोल ट्रेड पार्टनरशिप, उनके लिए कंपल्शन नहीं होता, वो क्या कराए, ऑडिट कराए। फिर वो क्या करती है कंपनी, देखो जो बाहर 1 साल के बाद आया चार्टर्ड अकाउंटेंट फिर ऑडिटिंग करेगा, उससे अच्छा क्या होता है हम रेगुलर ही ऑडिटिंग करवाते रहे। तो उसके लिए कि कंपनी क्या करती है, अपने ही एम्प्लॉय, एक स्पेशल एम्प्लॉय को अपॉइंट कर देती है अंदर ही, तो उसको कहते हैं आपने ऑडिटिंग करना है। मतलब बाहर से तो होगा ही होगा, इंटरनल ऑडिट का भी इंतजाम कर लेती है। किस किस केस में, कंपनी के केस में। और इंटरनल ऑडिट ऐसा नहीं है कंपनी करा सकती है, पार्टनरशिप भी करा दे सकती है, सोल ट्रेड भी करा सकती है, जहाँ पर कंपल्शन नहीं है। ये मतलब कि इंटरनल ऑडिट कराना कंपल्शन नहीं है, ये अपनी सेफ्टी के लिए किया जाता है। जैसे कि हमें एक जैसे एम्प्लॉय को बिठा दिया, उसको कहते हैं कि तू साथ साथ में ऑडिटिंग करता रहे, चेकिंग करता रहे। जिससे चेकिंग में उसी समय गलती पकड़ी गई, उसी समय एरर पकड़ी गई, उसी समय फ्रॉड पकड़ा गया, और उसी समय पकड़ने पर हम क्या कर लेंगे, उसको करेक्ट कर लेंगे, और फ्यूचर में वो होगी नहीं। क्योंकि जो फाइनल ऑडिट होगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा होगा, वो तो साल के बाद होगा, है ना। तो इस टाइप से वो इंटरनल ऑडिट करवाते रहते हैं साथ में ना। अपना एम्प्लॉय उनको जैसे एम्प्लॉय नहीं रखते वैसे रखा होता है इसको, उस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम साथ साथ में अपनी गलतियों को पकड़ते रहते हैं, कहाँ एक्सपेंसेस हुए ज़्यादा हो गए, है ना, कहाँ फ्रॉड हो गया, जिसके कारण क्या होता है वो कंट्रोल होता रहता है, ठीक है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिजल्ट इन द लाइट ऑफ स्टैंडर्ड, है ना। फिर वो कैसे करते हैं, जितने भी वोचर आते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट आते हैं, जो एम्प्लॉय रखा हुआ है ऑडिट करने के लिए, वो साथ साथ में उसकी इवैल्यूएशन करता रहता है। इंटरनल ऑडिट मेक्स सूटेबल रिकमेंडेशन फॉर मैनेजरियल एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये थे 4 पॉइंट, बाकी नेक्स्ट हम 10-11 के करीब है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ऑडिट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स है कंट्रोल करने की। जैसे बजटी कंट्रोल भी एक कंट्रोल करने की टेक्निक्स है ना, तो ऐसे ही कॉस्टिंग की सारी टर्म्स हैं, कुछ स्टैट की टर्म्स हैं, अलग अलग ढंग से एक बिजनेस में कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।